So now we will discuss the new branch of animal husbandry that's called as poultry farming. So poultry farming, we will first define it. It is a branch of animal husbandry concerned with rearing of birds for eggs and meat. यहाँ हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन करेंगे, द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग पोल्ट्री फॉर एग्स एंड मीट इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग. तो पोल्ट्री फार्मिंग जो है एक ऐसी ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री की जो कि रेयरिंग ऑफ बर्ड्स किसके लिए, फॉर एग्स और मीट के लिए हुई. या हम इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग पोल्ट्री फॉर एग्स एंड मीट. तो पोल्ट्री वर्ड जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पोल्ट्री वर्ड डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड दैट्स पोल्ड. यहाँ पे मैं दिखाऊंगा पोल्ट्री वर्ड डिराइव फ्रॉम वर्ड दैट्स अ फ्रेंच वर्ड दैट्स पोल्ड मीन्स चिकन. तो अगर हम देखेंगे ये जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिच इन प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए उनकी डिमांड जो है वो भी ग्रोथ इन पॉपुलेशन के साथ साथ वो भी इंक्रीज होती जा रही है. तो इसलिए पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है उसकी ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा फास्टली होती है. अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया नाउ स्टैंड्स 5th इन द वर्ल्ड इन पोल्ट्री प्रोडक्शन. तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे पोल्ट्री प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो 5th नंबर पे है, 5th नंबर पे. तो इंडिया की रैंक जो है वो 5th नंबर पे है पोल्ट्री प्रोडक्शन की. तो अगर हम अब देखेंगे कि इस तरीके से कि सिल्वर रेवोल्यूशन होता क्या, तो जब चिकन्स जो है ये रेज ज़्यादा हुए तो इसकी वजह से ज़्यादा इंक्रीज एग प्रोडक्शन भी होगी, दैट्स कॉल्ड एज सिल्वर रेवोल्यूशन. तो सिल्वर रेवोल्यूशन रेफर्स टू द tremendous increase in egg production. तो जब ज़्यादा इंक्रीज इन एग प्रोडक्शन होगा दैट्स कॉल्ड एज सिल्वर रेवोल्यूशन. तो ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन की हमने बात की, तो यहाँ पे हम सिल्वर रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स इट इज़ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एग्स. जब एग यानी कि पोल्ट्री प्रोडक्ट दैट्स कॉल्ड एज एग हेयर, जब वो ज़्यादा इंक्रीज होगा दैट्स कॉल्ड एज सिल्वर रेवोल्यूशन. तो 2 टाइप्स ऑफ बर्ड्स यहाँ पे होते हैं पोल्ट्री फार्म्स में. So there are 2 types of birds, poultry birds used in poultry farming. Poultry farming में 2 types of birds हम use करते हैं. So those birds which specially reared for egg laying, यानी कि egg laying के लिए खाली जो eggs हमें देंगे, egg laying are called as layers. तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे फॉर मीट, दोज बर्ड्स विच आर मेंटेन फॉर मीट दोज आर कॉल्ड एज बॉयलर्स. तो एग लेइंग जो होते हैं दोज आर कॉल्ड एज लेयर्स. तो जो मीट प्रोड्यूस करते हैं दोज आर कॉल्ड एज बॉयलर्स. तो ये 2 टाइप्स ऑफ बर्ड्स जो है ये पोल्ट्री फार्म्स में प्रोड्यूस करवाए जाते हैं. तो बॉयलर्स जो है दोज आर आल्सो कॉल्ड एज चिकन्स, और जो लेयर्स है दोज आर यूजुअली कॉल्ड एज फाउल्स. अगर हम फूड की बात करेंगे, एग लेइंग की अगर हम बात करेंगे यानी कि लेयर्स की अगर हम बात करेंगे वो खाली एग्स के लिए होते हैं.
एग्स प्रोवाइड हमें वो करते हैं। तो उनका जो न्यूट्रिशियस डाइट होता है, अगर जो उनका डाइट होता है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अगर बॉयलर्स की अगर हम बात करेंगे, उनको एक ऐसा फूड चाहिए जो कि रिच इन प्रोटीन्स, वाइटामिन्स होता है। और अगर हम लेयर्स की बात करेंगे, इनमें वेल इल्यूमिनेटेड स्पेशियस प्लेसेस होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमने बॉयलर्स की बात की, तो बॉयलर्स का जो फूड होगा वो फूड हाईली प्रोटीनिशियस होना चाहिए, उसमें वाइटामिन ज़्यादा होने चाहिए, उसमें फैट कंटेंट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो जो बॉयलर्स का फूड होगा उसमें वाइटामिन, फैट्स, प्रोटीन ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे लेयर्स की, लेयर्स का जो फूड होना चाहिए उसमें उतने ज़्यादा न्यूट्रिशंस, उसमें उतने ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है उतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, कैलकुलेटेड फ्यू अमाउंट में होने चाहिए प्रेजेंट। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर्स हम रेज करते हैं पोल्ट्री फार्म्स में ओनली फॉर 6 to 7 वीक्स, और उसके बाद जो है उसके बाद उनको मार्केट भेज दिया जाता है बेचने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लेयर्स की बात करेंगे, तो लेयर्स जो है उनको रेज किया जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर। तो 1-1.5 साल तक उनको रखा जाता है। और वो स्टार्ट कब करते हैं एग लेइंग के लिए? सो एट द एज ऑफ 20 वीक्स। तो 20 वीक्स पे वो एग लेइंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन बोथ बॉयलर्स और लेयर्स जो है उनको स्पेशल केयर, अटेंशन, हाउसिंग, सराउंडिंग न्यूट्रिशन और हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन रहनी चाहिए। तो दोनों को, बॉयलर्स को भी और लेयर्स को भी, हाइजीनिक कंडीशंस और हाउसिंग, सराउंडिंग्स और न्यूट्रिशन उनको अच्छा होना चाहिए, ताकि पोल्ट्री फार्मिंग के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे पोल्ट्री ब्रीड्स की, विच टाइप ऑफ ब्रीड वी हैव। सो इन द सेम वे वी विल डिस्कस हियर इंडिजीनियस ब्रीड, जैसे कि हमने कैटल फार्मिंग में देखा था। तो इंडिजीनियस ब्रीड या लोकल ब्रीड भी इनको कहा जाता है। तो एग्जॉटिक ब्रीड्स जो कि फॉरियन ब्रीड्स कहलाते हैं, फॉरियन ब्रीड्स। तो इंडिजीनियस ब्रीड्स में अगर हम देखेंगे, बहुत सारे यहाँ पे है। इंडिया में अगर हम बात करेंगे, एसील है, बुसरा एंड कड़कनाथ। तो मैं फिर कहूँगा कि इंडिजीनियस में वहाँ पे एग लेइंग कैपेसिटी तो कम होती है, लेकिन उनकी डिजीज रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो एग्जॉटिक ब्रीड्स की अगर हम बात करेंगे, एग्जॉटिक ब्रीड्स में यहाँ पे वाइट लेग हॉर्न, प्लाइमाउथ रॉक, माइनोर्का, रोड आइसलैंड रेड एक्स्ट्रा। तो पोल्ट्री फार्म में हमने 2 ब्रीड्स की हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। वन इज कॉल्ड एज इंडिजीनियस ब्रीड और लोकल ब्रीड। तो वो ब्रीड जो कि इंडिया के अपने ब्रीड्स होते हैं। तो ये ब्रीड जो है, इनकी एग लेइंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ही कम होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इनका जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो भी मीट में बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से देखेंगे कि इनमें डिजीज़ रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम एग्जॉटिक स्पीशीज़ की बात करेंगे, एग्जॉटिक स्पीशीज़ में एग लेइंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, और जो मीट होता है उसमें भी प्रोटीन कंटेंट उसमें अच्छा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 कैरेक्टर जो अच्छे हैं वही हमने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इनको इंटरब्रेड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इन 2 ब्रीड्स को हम इंटरब्रेड करेंगे, क्रॉस करेंगे। सो क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इंडिजीनियस ब्रीड को क्रॉस करेंगे हम, किससे करेंगे, एग्जॉटिक ब्रीड से, और हमें यहाँ पे हाइब्रिड मिलेगा। और जो हाइब्रिड होगा, एक तो उसकी इंक्रीज नंबर ऑफ एग लेइंग कैपेसिटी होगी,
इंक्रीज नंबर ऑफ एग लेड उनका होगा, एक चीज। दूसरा, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ चिक्स प्रोड्यूस्ड। हाइब्रिड जो होगा, एक तो इसकी क्वालिटी इंक्रीज होगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, इसकी मीट क्वालिटी भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। दूसरा, इसकी डिजीज रेजिस्टेंस भी होगी। तो एक तो यहाँ पे एग लेइंग कैपेसिटी इस हाइब्रिड की ज़्यादा होगी, दूसरा इसकी डिजीज रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। तो ये कुछ फ़ायदे हैं क्रॉस ब्रीडिंग के। तो क्रॉस ब्रीडिंग के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम देखेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग से मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ चिक्स जो है वो बहुत ही कम होता है। दूसरा, जो कि एग लेइंग बर्ड्स होते हैं उनका साइज़ कम होता है, साइज़ कम होने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्स बड़े प्रोड्यूस करेंगे, बड़े एग्स वो ले करेंगे।